अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ एंड इंफॉर्मेशन। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है हेल्दी लाइफ का मकसद है कि हम आपको मुख्तलिफ सेहत की चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और साथ साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए मुफीद हो, रिलेटेड टू एनीथिंग और सदका जारिया के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जो है इस वक्त सही नहीं है और आईटी इंडस्ट्री में जितनी भी रिसोर्सेज हमारी ट्रेन रिसोर्सेज थी उन्होंने बाहर का रुख किया हुआ है, बाहर ममालिक का, जिसमें दुबई, सऊदीया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस और पाकिस्तान में एक जो है एक्सपर्ट रिसोर्सेज का फुकदान हो गया है। इस फुकदान को हम किस तरह से पूरा करेंगे उसके लिए हमें एफर्ट चाहिए ताकि हमें बैक टू बैक रिसोर्सेज जो है आईटी की हमें पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो और बाहर भी जाती रहे ताकि हमें ज़राए मुबादला जो है पाकिस्तान में आता रहे और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को भी सपोर्ट मिल सके। इसी सिलसिले में आज मैंने अपने दोस्त को और मेरे कुलीग जो कि मेरे साथ 2 से 3 कंपनियों मेरे साथ काम किया है और बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। इनका नाम है सैयद राहत जैदी। इनको हम वेलकम करते हैं अपने चैनल में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? आज राहत हम बात करना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीडीआई के ऊपर, वर्चुअलाइजेशन के ऊपर कि इंडस्ट्री में इस वक्त कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और ट्रेन रिसोर्सेज की क्या कमी है और उसको हम किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं। और उससे पहले हम चाहेंगे कि बीडीआई की जो मकसद है वर्चुअल डेस्कटॉप का, ये क्या करता है और इससे हम किस तरह से रिसोर्सेज जो हैं अपनी रिसोर्सेज को, नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहे हैं, जॉब तलाश कर रहे हैं, उनके लिए हम राह हमवार कर सकते हैं। बिल्कुल सर, शुक्रिया बहुत बहुत नदीम भाई। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने इस चैनल के लिए इनवाइट किया और हम यहाँ पे आज डिस्कशन कर रहे हैं। और वही वाली बात कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज का जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमी है पाकिस्तान के अंदर, और रिसोर्सेज जो भी हमारे नए लोग यूनिवर्सिटी से जो पास आउट होते हैं उनको कैरियर गाइडेंस, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं जिसको वो प्रॉपर्ली जो है ना वो फॉलो करें। तो आई होप ये वीडियो उन लोगों के लिए भी होगी, मतलब हम उनको भी इस चीज़ के लिए गाइडेंस दे सकते हैं कि क्या जो भी कंप्यूटर साइंस से लोग निकल रहे हैं, टेलीकॉम से निकल रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से निकल रहे हैं, तो उनके लिए एक गाइडेंस हो सकती है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप अपने मुल्क के लिए क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं बीइंग अ टेक्नोलॉजी का है। तो वीडीआई एक हॉट टॉपिक है जो कि अभी नहीं, बहुत पुराना, बहुत ही हमारे कोई 10 साल अगर मैं पीछे की बात करूं तो जब से ये एक टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करने की पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में बहुत लोगों ने कोशिश की और कुछ में से जो है ना वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करे और कुछ लोग इसको नहीं कर सके। उसके मुख्तलिफ रीज़न है, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमको देखनी चाहिए टेक्नोलॉजी वाइज के वीडीआई जब आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आप देखें कि क्या आपका ग्राउंड वर्क क्या कहता है, क्या टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, क्या उसके प्रीरेक्स हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए, यूज़ केसेस के ऊपर बात करेंगे। तो पर्टिकुलरली अगर हम वीडीआई की बात करें तो इस वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आप ये समझें कि आपकी एक सर्वर मशीन वो किसी एक डाटा सेंटर के अंदर मौजूद है और आप उसको रिमोटली पूरी दुनिया में से कहीं से भी एक्सेस कर लें। तो इट्स अ वेरी लेमैन टर्म जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई ऐसी चीज़ जो कि रिमोटली एक्सेस कर लें। इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं तो वीडीआई को हम इस तरह से देखते हैं कि कोई बैंकिंग सेक्टर को हम अगर कोई एक यूज़ केस बताएं, बैंकिंग सेक्टर में डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। तो ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान के अंदर नेशन वाइड ब्रांचेस हैं और उनकी ब्रांचेस जो है वो इंटरनेशनली भी है, कहीं दुबई में, किसी की यूएसए में है, किसी की हांगकॉन्ग में, थाईलैंड में, मतलब ये सारी जो है ब्रांचेस हैं। अब वो उन ब्रांचेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक डाटा सेंटर में, ठीक है, उन डाटा सेंटर को एक्सेस करना है। तो या तो एक तरीका ये है कि मैं उस डेटा को सेग्रीगेट कर दूं और हर एंड पॉइंट के ऊपर ले जाऊं, एंड पॉइंट से मेरा मुराद है जहां पे यूज़र बैठा है वहां पे दे दूं, या मैं एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे बनाऊं और वहां से उस डेटा को एक्सेस करूं। तो यही वीडीआई का कॉन्सेप्ट है कि आप सेंट्रलाइज वे में काम करें रादर देन कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड वे में काम करें। तो वीडीआई टेक्नोलॉजी आपको ये एक बेनिफिट देती है कि आप अपने डेटा को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस
जो कि वो यूज़र्स वहाँ पे बैठे होंगे, एक ब्रांच के अंदर 10 यूज़र बैठे हैं, तो 10 उस डाटा को यूज़ कर रहे हैं। अब VDI के अंदर भी डिफरेंट दो सेग्रीगेशन आ जाती है, जिसमें आप एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहे होते हैं और डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, दोनों का मैं थोड़ा सा ये बताऊँगा यहाँ पे कि दोनों के यूज़ केसेस डिफरेंट है और दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम एक एंड पॉइंट की बात करते हैं। एंड पॉइंट के अंदर एक बेसिक सी चीज़ होगी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो लिनक्स बेस होगा या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बेस होगा, वो इंस्टॉल होता है। तो ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और उस बेसिक रिक्वायरमेंट को चलाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर कंप्यूट पावर चाहिए, दैट इज़ रैम, स्टोरेज, ये उसको, ताकि आपकी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बूस्टअप हो और जब वो बूट हो जाए तो उसके ऊपर जो है वो एप्लीकेशन जो भी आपको चलानी है, इधर वो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड हो, आपकी कोर बैंकिंग हो, वो आप इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे और चलाएंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दी हमको। दो चीज़ों में क्या है कि एक तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है और एक एप्लीकेशन लेयर है। तो अब इनको हम जब दो चीज़ों में ब्रेक करते हैं, दैट इज़ डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट हो गया, और एप्लीकेशन जो उसके ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, तो इनको हम सेग्रीगेट करते हैं और इसके यूज़ की बात करते हैं। तो जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो वो देखती है कि मुझे वर्चुअलाइजेशन जो है मुझे डेस्कटॉप लेवल ही करनी है, तो आप पूरा एंड टू एंड उसके अंदर डेस्कटॉप को वर्चुअलाइज करते हैं। अब जाहिर सी बात है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन करना तो एक पर्पस है, लेकिन उसके ऊपर अंटिल आपको एक ना कोई एप्लीकेशन चलानी है तो आप एप्लीकेशन को भी वर्चुअलाइज करेंगे। अब इसको हम दो अलग अलग सेक्टर में जब देखेंगे, तो पहली चीज़ कि मैं अपने ऐसे एंड पॉइंट की तरफ जाऊँ जिसके अंदर ये फुटप्रिंट मौजूद ही ना हो, ठीक है, और उस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास सिम क्लाइंट्स मौजूद होते हैं, डमनस मौजूद होते हैं। ये वो टर्म्स हैं जो कि VDI के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही होती है। आप जब जाएंगे, आप खुद अपनी सर्चिंग करेंगे, गूगल प्लेटफॉर्म से कर लें, मेटा से कर लें, AI से कर लें, तो वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि डमनल के अंदर कंप्यूट ना होने के बराबर होती है, राइट। जब कंप्यूट नहीं है तो अब क्या मतलब है, जब कंप्यूट नहीं है तो ना इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है, ना एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकती है। वो कहाँ पे होगी? वो आपके डाटा सेंटर में होगी। अब उस डाटा सेंटर को एक्सेस करने के लिए आपके पास कोई ना कोई मीडियम होगा। आप वाया इंटरनेट जा रहे हैं, आप वाया किसी फाइबर के थ्रू जा रहे हैं, आप MPLS क्लाउड के थ्रू जा रहे हैं, डिफरेंट मीडियम है जिस तरह से आप उस डाटा सेंटर को अप्रोच करेंगे। तो उस डाटा सेंटर के अंदर आपके पास दो चीज़ों में पूल में हम जो है वो डिवाइड कर देंगे। एक होगा आपका मैनेजमेंट पूल, जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा होगा उस पूरे VDI की टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए। मतलब ये कि उसकी कंसोल वहाँ पे मौजूद होंगे जिसमें आप एप्लीकेशन और डेस्कटॉप की वर्चुअल मशीन को जो है ना वो मैनेज कर रहे होंगे। अच्छा, अब इन दोनों सेग्रीगेशन में क्या बेनिफिट है? क्योंकि आपने अपने यूज़र की प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल कम से कम रखनी है, ताकि ओवर दी नेटवर्क, जिस तरह मैं बात कर रहा था, जो भी मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो आपकी जो प्रोफाइल है या जो आपकी वर्चुअल मशीन है या आपकी वो पर्टिकुलर एक जो VDI है वो फ़ौरन जो है ना वो बूट हो। तो इस सेक्टर को बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, और उन टेक्नोलॉजीज़ में आप देखते हैं कि कौन सा मेरा यूज़ केस के हवाले से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो अब बैक टू द पॉइंट कि हम जो बात कर रहे थे कि एप्लीकेशन और डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, तो यहाँ तक तो हम एक चीज़ पहुँच गए थे कि हमने कहा कि डेस्कटॉप के ऊपर हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर की बात करी और उसको हमने वर्चुअलाइज किया। सेम गोज़ विद एप्लीकेशन। तो इसी तरह से आप अपनी उस लेयर के ऊपर एक एप्लीकेशन लेयर बनाएंगे और एप्लीकेशन को जो है ना आप वर्चुअलाइज करेंगे, ताकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर एप्लीकेशन का जो मैनेजमेंट पूल है वो अलग से है, ताकि आपकी जो प्रोफाइलिंग है वो लाइट वेट रहे। तो दिस इज़ अ मेन, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा था कि ये एक आर्किटेक्चर है जो कि आपको एप्लीकेशन और डेस्कटॉप वर्चुअलाइज को जो है वो मदद करता है फॉर टेक्नोलॉजी वाइज इन द टर्म ऑफ VDI। इसके यूज़ केसेस जो हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से होते हैं? अगर कोई बैंक है, उसका कॉल सेंटर है जहाँ पे फ़ोन में हेल्प के लिए लोग बैठे होते हैं, कॉल एजेंट, उनको मल्टीपल एप्लीकेशन के एक्सेस चाहिए होता है कि वो एक वक्त में मुख्तलिफ एप्लीकेशन के एक्सेस करके और अपने क्लाइंट जो कॉल कर रहे होते हैं दिन रात अक्रॉस दी आवर्स 24 आवर्स बाई 7, उसके अंदर उनको हेल्प करनी होती है, उनको रिस्पॉन्ड करना होता है। उसमें क्या हेल्प होती है? अच्छा, नहीं भाई, बात दोबारा से वहाँ पे आएगी कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हम सेंट्रलाइज लोकेशन से सारी चीज़ें मैनेज करना चाह रहे हैं। आज के दिन अगर एक कॉल सेंटर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, तो इसका मतलब कि मैं जो सपोर्ट दे रहा हूँ या मेरा जो IT स्टाफ है वो हर
एंड पॉइंट पे जाके हर यूज़र के पास जाके सपोर्ट दे रहा है। तो अब इसका जो, जिस तरह आपने कॉल सेंटर की बात करी, तो कॉल सेंटर जो है वो अगर कोई 100 यूज़र्स का कॉल सेंटर है तो 100 यूज़र को अलग अलग जाके मैनेज करना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे VDI बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है कि आप सेंट्रलाइज लोकेशन से इस टेक्नोलॉजी को आप अवेल करें और हर सिस्टम के ऊपर जो है ना अपने अपने VDI जो है वो पब्लिश किया जाए। जब वो पब्लिश होंगे तो अब आप एक ही लोकेशन से बैठ के, एक ही कंसोल से बैठ के उनको सपोर्ट दे रहे होंगे। कल को आज के दिन उनको कोई नई एप्लीकेशन चाहिए तो आप एक जगह इंस्टॉल करेंगे और रेप्लिकेट कर देगी 100 यूज़र्स को। तो ईजी टू मैनेज हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट को आप सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में ले आए और उसके ऊपर जो भी सपोर्ट है अब वो आप ऑन कॉल सपोर्ट कर रहे हैं, रादर देन कि आप हर यूज़र के पास जाके आपको सपोर्ट देने कि आज मुझे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो, मुझे आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो, मेरे पास ये बग आ गया सही कर दो। आप ऑन कॉल कहीं पे भी दुनिया में बैठ के इसको सपोर्ट कर सकते हैं। VDI का कहते हैं कि इसमें कॉस्ट सेविंग ज़्यादा होती है, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ मनी आपको ज़्यादा मिलता है, या सिक्योरिटी डेटा थेफ्ट को रोकने में VDI जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ केस क्या है। पहले तो ये समझना, ये जितने भी आपने चीज़ें फैक्टर ली हैं बिल्कुल ये कवर अप करता है। ये आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। डिपेंड आपका यूज़ केस क्या है। फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं, एक नई कंपनी है वो आज के दिन नोटबुक्स या लैपटॉप या डेस्कटॉप प्रोक्योर करने जा रही है, ठीक है। तो आप एक जगह कॉस्ट देखेंगे कि अच्छा जी, मैं अगर 100 यूज़र्स की मेरी कंपनी है, मैं इसको आज के दौर पे ऑन द फर्स्ट डे मैं ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, तो मेरी एक पर्टिकुलर कॉस्ट है, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं, और प्लस जाहिर सी बात है आजकल बहुत ज़्यादा रैंसमवेयर के अटैक्स हैं, सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, साइबर अटैक्स हैं, इन चीज़ों को भी आपने जब मद्देनज़र रखेंगे, आप इसको देखेंगे तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट आपको वो सारी फैसिलिटी नहीं दे सकेगा जो कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप आएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपके डाटा सेंटर में, और उस डाटा सेंटर को आप मैनेज कर रहे हैं, वहीं पे सारी सिक्योरिटी लगा रहे हैं और वही यूज़र आ सकता है जिसको जो अलाउ होगा, राइट। तो इस केस के अंदर जो आपका पॉइंट है कि हम किस तरह से बेनिफिट ले रहे होंगे, हम यही वाली बात है कि आप जब पर्टिकुलर एक सेंट्रलाइज लोकेशन में पहुंच गए, यहाँ पे एंड यूज़र जो है वो आपकी अपनी एप्लीकेशन आगे यूज़ कर रहा होगा, अपनी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होगा, और वो एप्लीकेशन प्रॉपरली किसी ना किसी तरीके से सिक्योर हो रही होगी, जिसके लिए डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं, राइट। तो यहाँ से तो सिक्योरिटी का एलिमेंट हो गया। अब आपका रहा पॉइंट के ROI किस तरह से हम मैनेज करते हैं, TCO हमारा किस तरह बनता है, इसकी एक पूरी कैलकुलेशन होती है। जिस तरह से आप इक्विपमेंट करते हैं इसी तरह से आप देखेंगे कि मेरे पास सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें मौजूद है। मेरे पास सेगमेंट में एंड पॉइंट है, मेरे पास सर्वर्स है, मेरे पास स्टोरेज है, मेरे पास नेटवर्क है, मेरे पास सिक्योरिटी है, इन सब की कंपोनेंट, और प्लस डाटा सेंटर, क्योंकि डाटा सेंटर की भी एक कॉस्ट है और पावर की भी कॉस्ट है। तो अब अगर मैं हर एक यूज़र के पास जाके Core i7 लगा दूँ जिसकी कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है, राइट, मैं Core i7 भी दे रहा हूँ, 8 GB रैम भी दे रहा हूँ, और मैं उस पर चला रहा हूँ PowerPoint, एक्सेल या आउटलुक या एप्लीकेशन जो मेरी वेब बेस्ड है, तो उसकी 100% यूटिलाइजेशन तो मैं कर ही नहीं रहा। अब जब मैं कर नहीं रहा तो मैं क्यों एक ऐसा एंड पॉइंट जो कि i7 i5 के ऊपर लगा हुआ है मैं उसको दे रहा हूँ। तो उसकी जब ज़रूरत ही नहीं है तो ज़्यादा कि मैं एक ऐसा एंड पॉइंट डम ना लाऊं जिसकी कंप्यूट ही बहुत ज़ीरो हो, तो वो कंप्यूट रादर देन एंड पॉइंट जो कि आप Core i7 या i5 ले रहे हैं उससे बहुत मिनिमल कॉस्ट होती है। लेकिन अब वो कॉस्ट जा रही है, वो कॉस्ट आपकी डाटा सेंटर में जा रही है, और इसी वजह से शुरू के जो 2 साल होते हैं वो लगते हैं कि यार मैं इसके अंदर जो है ना वो रिटर्न हासिल ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज 500 प्लस है तो आपको 2.5 ईयर्स के पास जाके कहीं पर जाके आप ब्रेक इवन कर रहे होते हैं, एंड देन यू विल गेट द ROI आफ्टर 2.5 ईयर्स। वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि जो VDI के प्रोजेक्ट्स हैं मोस्टली फेल हो जाते हैं। उसके कि बड़े रीज़न क्या हैं, मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रॉपर नहीं कर पाते या साइजिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कोई भी टूल जो है इटसेल्फ बुरा नहीं होता, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती है जो उसको आपसे प्रॉपर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फेलियर हमारे सामने आते हैं। तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका मद्देनजर रखा जाए जब आप किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने जाते हैं या VDI को अडॉप्ट करने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए नदीम भाई वही वाली बात है कि हमने बड़े प्रोजेक्ट्स किए। अगर आपको याद हो बैक इन 2010 अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर में इस तरह की कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन जब आए तो उसके लिए सिर्फ ये नहीं था कि एक बॉक्स से आके लगा दो और चल जाएगा,
यहाँ पे एक सिस्टम इंटीग्रेटर वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिस्टम इंटीग्रेटर मीन जहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे आप स्टोरेज की भी बात करेंगे, नेटवर्क की भी बात करेंगे, आप एनवायरनमेंट को भी समझेंगे, आप डाटा सेंटर की रिक्वायरमेंट को भी समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिल के आप कोई प्रॉपरली डिज़ाइन करेंगे सोल्यूशन। हमारे पास क्योंकि लोग इस चीज़ जब वीडियो अडॉप्ट करने जा रहे होते हैं और इन सारी चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट फेलियर होता है। और ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर वीडियो, ये आपके डिफरेंट जो SI प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपको एंड टू एंड देखना है कि मेरा ग्राउंड क्या है, मैं इस वक्त क्या यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का मौजूद है और इस पर मैं कौन सी टेक्नोलॉजी को रन कर सकता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे कंसल्टेंट का रोल आता है। कंसल्टेंट अगर एक्सपीरियंस इन सारी चीज़ों में है तो वो आपको सही गाइडलाइन देगा। तो इससे वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ये सारे लोग मौजूद होंगे तो ही इस तरह की कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और वो ग्राउंड पे जाके आप सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद आप जो है एक प्रॉपर सोल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हैं। यही वजह है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाएंगी, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे, आप पूरे एंड टू एंड पूरे एनवायरनमेंट को नहीं देखेंगे, तो प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ ही जाएगा। और यही वजह है कि हमने इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स देखी पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी, कि डिज़ाइन सही नहीं था तो एग्जीक्यूशन भी सही नहीं था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर VDI प्रोजेक्ट्स, आपको डिज़ाइन प्रॉपर्ली करना चाहिए। अच्छा राहत, ये बताएं कि अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, क्योंकि जब आप VDI इम्प्लीमेंट करते हैं, डेस्कटॉप लेवल एप्लीकेशन कर रहे हैं या इमेज बेस कर रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है आप एक विंडो के अंदर अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन जो है वो आपकी एक ही लॉगिन पे आ जाते हैं। अब बाज़ ऑर्गेनाइजेशन की जो है सिक्योरिटी की लेयर्स वो चाहते हैं कि सिंगल लॉगिन, किसी पासवर्ड डिस्क्लोज हो गया तो उसने लॉगिन किया, उसके बाद सब कुछ हाथ लग गया, सही ना, एक ही ताले में सब कुछ आ गया जैसी खोला। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाज़ ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम अपनी इसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के, ताकि जो है वो आपका ID पासवर्ड जो है थेफ्ट से बचे। तो इसके लिए इंटीग्रेशन इसमें मौजूद है? बिल्कुल भाई, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छी चीज़ ये है कि जितनी भी VDI टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं इस वक्त जो लीडर्स के अंदर आती हैं, वो ये सारी इंटीग्रेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें आपकी सिंगल साइन ऑन हो गई है, मल्टी ऑथेंटिकेशन हो गई है। मल्टी ऑथेंटिकेशन में भी अब ये कि ऑन द फ्लाई OTP हो गया है, जैसे इस तरह की सारी फीचर्स जो है वो अब जितनी भी लीडर्स जो VDIs या एप्लीकेशन पब्लिशिंग प्रोवाइड कर रही हैं, वो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेशन ईजीली प्रोवाइड करती है। और इसी वजह से आप अपने एंड यूज़र को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी ऑथेंटिकेशन। और उसमें ये है कि जाहिर सी बात है, आपके पास कोई सेंट्रलाइज जिस तरह से एक्टिव डायरेक्टरी होती है माइक्रोसॉफ्ट की, इस तरह के अगर आप यूज़ कर रहे हैं, LDAP यूज़ कर रहे हैं, तो आप सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इस तरह की सारी चीज़ें बिल्डिंग करते हैं और वो ईजीली जो है ना वो इस टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हो जाती है। अच्छा राहत, ये बताएं, जब हम VDI टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने जाएंगे तो हम उसमें वर्ल्ड वाइड नंबर 1 प्रोडक्ट कौन सी है, और उसमें हम ओपन सोर्स की तरफ जाएं, ओपन सोर्स जो है वो कितना सक्सेस है, और या हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नंबर 1 नंबर 2 को चूज़ करें? ओके, इसके लिए ज़रूरी है इस कि आप कौन सी प्रोडक्ट की कौन से प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट ने अपने अपने एक प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं। जिस तरह से सिट्रिक्स की अगर हम बात करें, सिट्रिक्स के अंदर आइका प्रोटोकॉल बहुत मशहूर होता है, जो कि उसके बाद HDX प्रोटोकॉल हो गया। उसी वजह से सिट्रिक्स नंबर 1 पे लीड करी और आज के ज़माने में भी सिट्रिक्स का जो मार्केट शेयर है एज़ कम्पेयर टू अदर, वो टेक्नोलॉजी वाइज बेहतर है और वन ऑफ द पायनियर भी हैं। उन्होंने आइका प्रोटोकॉल जब लॉन्च किया तो वो इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन आर्किटेक्ट के ऊपर ये प्रोटोकॉल था, जो कि बहुत लाइट वेट था। इस प्रोटोकॉल का जो मैकेनिज्म था या एल्गोरिथम था वो ये था कि आप सिर्फ कीबोर्ड माउस स्ट्रोक्स जो है वो सिर्फ ओवर द नेटवर्क जो है वो फ्लो करें और जो पूरी बैंडविड्थ जो है ना वो नेटवर्क लेके ना बैठे। इसी वजह से इस प्रोटोकॉल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई और इसी वजह से सिट्रिक्स की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई। सेम गोज विद जब VMware था और VMware के पास पोर्टफोलियो में आपका वर्क स्पेस बनता और वर्क स्पेस में हम जो है डिफरेंट ये हॉराइजन की बात करते थे, जिसके अंदर हॉराइजन एप्लीकेशन थे, उसके अंदर उनके पास ब्लास्ट प्रोटोकॉल था। काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद उस ब्लास्ट प्रोटोकॉल को भी इतना ज़्यादा अच्छा कैपेबल बना दिया कि वो हम सिट्रिक्स के लेवल पे वो उसने मार्केट शेयर वो भी अडॉप्ट किया।
सेम गोज विद माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने इस प्रोटोकॉल को, क्योंकि उनके पास RDP प्रोटोकॉल था और उन RDP प्रोटोकॉल में ही मसला आता था कि वो बैंडविड्थ चोकिंग और बैंडविड्थ के मसले होते थे। लेकिन क्योंकि ये एक लेगेसी चलती हुई आ रही थी कि जो आईका प्रोटोकॉल था उस पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन वगैरह बहुत इजीली हो जाती थी। जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि वो बैंडविड्थ जो है वो लेके नहीं बैठता था, सिर्फ ओवर द कीबोर्ड माउथ स्ट्रोक जाते थे। तो लीडर्स के अंदर सिट्रिक्स, देन वीमवेयर एंड माइक्रोसॉफ्ट, ये शेयर जो है ना, ये हमने पाकिस्तानी मार्केट में तो देखा। और स्टिल सिट्रिक्स एंड वीमवेयर बोथ आर इन ग्रोइंग पोजीशन, और वो उनकी आपके पास प्रोजेक्ट्स जो है वो फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा दिखे हमको। और लेकिन ये कि वही वाली बात कि टेक्नोलॉजी कोई बुरी नहीं है, यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करता है कि यूज़ केस क्या है। वहाँ पे वो प्रोडक्ट, वो टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करें तो आपका यूज़ केस भी फुलफिल होगा, आपका प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल होगा। थैंक यू वेरी मच राहत, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतनी कम टाइम में आपने जो है हमें प्रोवाइड करी। थैंक यू। नाज़रीन, आज आपने VDI के बारे में जाना हुआ, और VDI की जो सक्सेस है वर्ल्ड वाइड, जितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अगर फेलियर की तरफ जाते हैं तो वो लेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग या साइजिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से उसके फेलियर होते हैं। VDI बहुत ही सक्सेसफुल, और उसका ROI भी जब ही निकलेगा जब उसकी प्रॉपर साइजिंग करेंगे और उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो सिक्योर इन्वायरमेंट में आप चाहते हैं अपने यूज़र को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि वो सिर्फ जैसे ही अपने सिस्टम पे लॉगिन करे और सिर्फ उसको सिंगल एप्लीकेशन ही उसको मिले। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक के कैश काउंटर पे जाते हैं और उस कैशियर का काम जो है वो सिर्फ कोर बैंकिंग ही यूज़ करना है और उसके अलावा कोई काम करना नहीं है, तो आप आराम से उसको सिक्योर कर सकते हैं। उसको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन असाइन करें, वो लॉगिन करेगा, एक ही एप्लीकेशन आएगी। इसी तरह से आप 1 2 3 4 एज पर द यूज़र रिक्वायरमेंट जो है VDI के थ्रू एप्लीकेशन असाइन कर सकते हैं और उसको सिक्योर कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और आप जब चाहें इसकी प्रॉपर हमें इन्वाइट करें, हम इंशाल्लाह आपको कंसल्टेंसी देंगे और मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो आपकी समझ में आती है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई टॉपिक के साथ। जब तक हेल्दी रहें, खुश रहें और मुफीद इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच नदीम भाई, थैंक यू सो मच।